सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +1 का ज्योग्राफी का हमारा टॉपिक चला हुआ है अपुआ तंत्र यानी नदियों के बारे में। हमने इससे पहले पीरियडों में गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में विस्तारपूर्वक पढ़ा और इससे पहला जो पॉइंट था वो ये था हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना। इसके बारे में हमने गहनता से अध्ययन किया था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि इन नदी तंत्रों में क्या अंतर है। अक्टूबर महीने के बहाव की गिरावट उतनी महत्वपूर्ण है जितना अगस्त में उफान। गरुड़ेश्वर में दर्ज इस नदी के बहाव के आंकड़े बताते हैं कि इसका अधिकतम बहाव 2300 क्यूसेक तथा न्यूनतम बहाव 15 क्यूसेक है। गोदावरी में न्यूनतम प्रवाह मई में और अधिकतम जुलाई अगस्त में होता है। अगस्त माह के पश्चात इसमें प्रवाह में भारी कमी आती है, लेकिन फिर भी अक्टूबर और नवंबर में प्रवाह का आयतन जनवरी से मई तक किसी भी माह की तुलना में अधिक रहता है। पोलावरम में गोदावरी नदी का औसतम अधिकतम विसर्जन 3200 क्यूसेस और न्यूनतम औसतम केवल 50 क्यूसेस होता है। ये आंकड़े नदी की प्रवाह प्रवृत्ति की जानकारी देते हैं। नदी जल उपयोग की सीमा। भारत में नदियाँ प्रति वर्ष जल की विशाल मात्रा का वहन करती हैं, लेकिन समय व स्थान की दृष्टि से इसका वितरण समान नहीं है। बारहमासी नदियाँ वर्ष भर जल का वहन करती है, परंतु अनित्यवाही नदियों में शुष्क ऋतु बहुत कम जल होता है। वर्षा ऋतु में अधिकांश जल बाढ़ में व्यर्थ हो जाता है और समुद्र में बह जाता है। हम देखते हैं कि वर्षा का भी असमान वितरण है। यदि पूर्वी भारत की बात करें तो अपार मात्रा में वर्षा होती है और पश्चिम भारत पूरा का पूरा शुष्क रह जाता है। इसके भी कुछ न कुछ प्राकृतिक रीजन है। शुष्क ऋतु में बहुत कम जल होता है। वर्षा ऋतु में अधिकांश जल बाढ़ में व्यर्थ हो जाता है, समुद्र में बह जाता है। इसी कारण जब देश में एक भाग में बाढ़ होती है तो दूसरा भाग सूखाग्रस्त होता है। ऐसा क्या यह जल की उपलब्धता की समस्या है, इसके प्रबंधन की है? क्या आप देश के एक साथ आने वाली बाढ़ और सूखे की समस्या को कम करने के उपाय सुझा सकते हैं? इस पुस्तक के में अध्याय 7 देखें। क्या एक द्रोणी की जल आधिक्य को जल की कमी वाली द्रोणियों में स्थानांतरित करने के लिए इस समस्या को समाप्त अथवा कम किया जा सकता है? क्या हमारे देश में नदियों की द्रोणियों को जोड़ने संबंधी कोई योजना बनाई गई है? क्या आपने समाचार पत्रों में नदियों को आपस में जोड़ने के बारे में पढ़ा है? क्या आप समझते हैं कि मात्र नहर बनाकर गंगा नदी का पानी प्रायद्वीपीय नदियों में स्थानांतरित किया जा सकता है? मुख्य समस्या क्या है? इसी पुस्तक के दूसरे अध्याय को देखें तो धरातल के उबड़ खाबड़ होने उत्पन्न कठिनाइयों को जाने। मैदानी क्षेत्रों में पठारीय क्षेत्र में जल कैसे उठाया जा सकता है और क्या उत्तर भारत में नदियों को पर्याप्त जलाधिक्य जिसे स्थायी तौर पर स्थानांतरित किया जा सकता है? इस पूरे मुद्दे पर वाद विवाद का आयोजन करें और एक लेख तैयार करें, यानी होमवर्क के लिए ये भी काम बहुत ही उचित है। नदी जल उपयोग में संबंधित निम्नलिखित समस्याओं को आप किस प्रकार क्रम में देते हैं? सबसे पहला है पर्याप्त मात्रा में जो जल का उपलब्ध न होना। नदी जल प्रदूषण। नदी जल में गाद, ऋतुवन जल का असमान प्रवाह, राज्यों के बीच नदी जल विवाद, मध्य धारा की ओर बस्तियों के विस्तार के कारण नदी वाहिकाओं का सिकुड़ना। नदियाँ प्रदूषित क्यों है? क्या आपने शहरों के गंदे पानी को नदियों में गिरते देखा? ये बात भी सही है। फैक्ट्रियों का, बस्तियों का जो निकासी का गंदा पानी है केमिकल से युक्त, उसको नदी में मिला दिया जाता है। औद्योगिक कूड़ा करकट कहाँ डाला जाता है? बहुत से शमशान घाट नदी के किनारे हैं और कई बार मृत शरीरों को नदियों में डाल दिया जाता है। कुछ त्योहारों पर फूलों और मूर्तियों को नदियों में डुबो दिया जाता है। बड़े पैमाने पर स्नान, कपड़े धोना भी नदी जल को प्रदूषित करता है। नदियों को प्रदूषण मुक्त कैसे किया जा सकता है? क्या आपने गंगा एक्शन प्लान और दिल्ली में यमुना सफाई अभियान के विषय में पढ़ा है?
नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु योजनाओं पर सामग्री एकत्रित करें और इस सामग्री को एक लेख के रूप में व्यवस्थित करें। तो एक तो नोट्स ये बन जाएगा, नदी का हमारे जीवन में क्या योगदान है और नदी के प्रदूषण किस प्रकार होता है और उस प्रदूषण को हम कैसे रोक सकते हैं। और सबसे जो मेन काम है वो ये है, इस लेसन के जितने भी ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं उनको अच्छे ढंग से आप नोटबुक में लिखेंगे और उनको याद करेंगे। उसके बावजूद हम नेक्स्ट पीरियड में एक नया अध्याय स्टार्ट करेंगे, एक नया टॉपिक करेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा है आप सबको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और इनको अच्छे ढंग से आप कर रहे होंगे। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो MCQ बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे शॉर्ट आंसर हो, चाहे वो या फिर ऐसे टाइप क्वेश्चन हो, इनको अच्छे ढंग से आप लिखें और रिफ्रेशर या फिर कोई भी हेल्प बुक बाद में देख ली जाएगी, उसमें से कितने हम याद करते हैं वो। और रही बात सिलेबस की, सिलेबस भी जैसा कि आपको बता दिया गया है कि शॉर्ट हो गया है 30%, उन लेसनों को हम छुटवा देंगे। इम्पोर्टेंट लेसन है, इसको अच्छे ढंग से आप याद करें।